हेलो बच्चों, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। और आज हम लोग जानेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी होता क्या है। देखिए बच्चों, हम लोग ने जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपने पढ़ा था, ए होता है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। इसी फॉर्म में हम लोग ने जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने देखा था। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं A1, उसको लिखा गया है ए। यहाँ पर जो दूसरा टर्म है जिसको बोला जाता है A2, उसको लिखा गया है A प्लस डी। थर्ड टर्म को लिखा गया है A प्लस 2d। मतलब क्या है कि D वाला जो टर्म है ना, यहाँ से एक कम हो रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d है, एक कम। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक ही d है, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक भी d नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि इसी तरह से आगे बढ़ता जाए और ये n तक जाए, कहाँ तक जाए, n तक जाए, तो क्या होगा कि a प्लस, और यहाँ पर n है तो उससे एक कम होना चाहिए, एक कम इंटू डी। जैसे यहाँ पर 3 है तो उससे एक कम क्या हुआ, 2 हुआ, और इंटू डी हुआ, तभी तो हमने लिखा ना a प्लस 2d। तो यहाँ पर n है तो n निकालना है हमें, तो क्या होगा, इससे एक कम, तो n से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका nth टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों कहीं और से नहीं, यहीं से आया है। क्या हम लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखिएगा ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव, और साथ साथ इंटीजर भी होगा, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा n। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर कहीं पर फ्रैक्शन वगैरह में आता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है, उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। क्योंकि यहां पर हम एक से दूसरे एपी में जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, क्या बीच में कोई फ्रैक्शन वाला टर्म है, नहीं है। दैट्स वाई कि यहां पर पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, नेगेटिव में भी नहीं जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, और कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई डेसिमल नहीं हो सकता, वो हमेशा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब इस पर एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किया है। तो पहले हम उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे हम भी। एग्जाम्पल में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, वो क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम को हिट करेंगे, तो उन क्वेश्चन को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, देखिए क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए आप लोग। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें एपी दे रखा है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल रहा है कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कर लेते हैं, तो 7 माइनस 2 कर लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है A10। तो 10 टर्म का मतलब क्या है, A10। हमने अभी देखा था कि जितना यहाँ पे होता है उससे एक कम इंटू डी होता है, ए प्लस क्या कर देंगे, 9d कर देंगे, है ना। n माइनस 1 करते थे तो n की जगह पर 10 है, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, इंटू डी, तो a प्लस 9d हो जाएगा। इस तरह से आपको आना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 2 दे रखा है, प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 45, ये आ गया 47 आ गया। तो हमारा 10 टर्म क्या आ गया बच्चों, 47। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से आपके nth टर्म पे क्वेश्चन आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखा है 21, 18, 15, है ना। तो आपसे पूछा है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 होने वाला है, -81। हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है, हमें वही निकालना है। तो हम मान के चलेंगे कि वो nth टर्म है। क्या है, nth टर्म। nth टर्म को बच्चों लास्ट टर्म भी बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई एपी दे रखा है तो हम मान लेते हैं कि वो लास्ट टर्म, nth टर्म, एल से भी डिनोट करते हैं कभी। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि nth टर्म इज nth टर्म of this AP B -81। तो हम लिख सकते हैं कि an इक्वल टू क्या, -81, यही हमें दे रखा है।
अब यहाँ पर एन का आप फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 81। ए की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, यहाँ पर ए का वैल्यू है 21 प्लस एन तो हमें निकालना ही है, डी कहाँ से निकाल लेंगे हम, देखिए 18 में से 21 घटाइएगा तो ये डी आएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं हम लोग, याद कीजिए हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21 तो हो जाएगा -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ पर -3 कर दीजिए इक्वल टू -81, ठीक है। अब क्या कीजिएगा बच्चों, इसको इधर ले जाइए, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू ये माइनस जाएगा -21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड कीजिएगा तो -102 हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो -102 और डिवाइडेड बाई -3, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा, और 3 से ये कितने टाइम से जाएगा, 3 9 हो जाता है, और ये 4 तो 34 आ गया। n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 प्लस 1 35। तो हमें पता चल चुका है कि कौन सा टर्म इस एपी का -81 होगा, कौन सा टर्म होगा, 35th टर्म इज द -81। होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर ये 5 है, और इसमें हमने क्या देखा कि हमें दे रखा है थर्ड टर्म 5 है, तो A3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। अब A3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 5, फिर 7 टर्म दे रखा है 9, तो उसको क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप YouTube पर टाइप कीजिए SP3 क्लासेस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10, आपको मिल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड मिल जाएगा आपको, या हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, वहां पर आपको वो लेक्चर देखिएगा, मिल जाएगा। a माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहां से माइनस करेंगे बच्चों, तो 2d माइनस 6d क्या हो जाएगा, -4d हो जाएगा, इक्वल टू माइनस यहाँ पे करेंगे तो 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। यहां से d की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब किसी भी इक्वेशन में d को पुट कर दीजिएगा तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। करिए पुट, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर d की जगह पर रखिएगा, तो a प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई, तो a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, AP डिटरमाइन करना है। तो अगर a और d पता है तो आसानी से आप AP लिख सकते हैं। a से शुरुआत कीजिएगा 3, उसमें से 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर उसमें ऐड कीजिएगा 1 5, फिर 6 7 एंड सो ऑन चलता जाएगा, यही आपका AP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, चेक whether 301 is a term of the list of number 5 11 17 23। तो सबसे पहले देखना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है क्या ये AP में है। अगर ये AP में है तो क्या उसका हिस्सा बनेगा 301, कोई टर्म आएगा जो कि 301 होगा, देखते हैं। तो पहले तो यही चेक करना है कि AP में है कि नहीं। पहला टर्म है 5, तो A इक्वल टू हम 5 लिख देते हैं, A1, ठीक है। A2 इक्वल टू दे रखा है हमें 11, A3 है 17, ठीक है, और ऐसे बढ़ता जा रहा है। A4 है 23। आप चेक कर सकते हैं, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 11 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 17 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, और 23 माइनस 17 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यस, दिस इज इन AP। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रहा है कि A की वैल्यू क्या है, 5 साफ साफ दिख रहा है, A की वैल्यू 5 है, और D की वैल्यू कितना है, 6 आ रहा है। तभी तो देखो 5 में से जब हम ऐड कर रहे हैं, 5 में ऐड कर रहे हैं 6 तो 11 आ रहा है, 11 में 6 ऐड कर रहे हैं तो 17 आ रहा है, और 17 में 6 ऐड कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें बोला है कि क्या ये वाला जो है 301 वो इसका पार्ट है कि नहीं है ना, इस प्रोग्रेशन का पार्ट है कि नहीं है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है हमारा 301 है, और फिर देखेंगे कि n की वैल्यू हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं। हमने क्लास के शुरुआत में बताया कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि 301 इसका पार्ट नहीं है, और अगर
n पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि यस 301 इज द पार्ट ऑफ दिस टर्म्स, है ना। ये जो 301 जो है एक टर्म है जो कि इस लिस्ट ऑफ नंबर का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं an बराबर हमने क्या लिख दिया 301, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ पर 6 इक्वल टू 301। यहाँ से बच्चों आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6 इंटू n क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा और माइनस 6 इक्वल टू 301, ठीक है। अब देखिए कि 6n और 5 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 301 और 6n बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा 301 प्लस 1 302। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों 302 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 10 हो गया, फिर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है। आप देख लीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2 हो जाएगा, 5 2 10 कैरी 1 2 1 और ये 2 3, तो 151 अपॉन 3 हो गया। तो n इक्वल टू 151 अपॉन 3 हो रहा है, दिस इज नॉट, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो टर्म है 301 वो इसका पार्ट नहीं है, इस लिस्ट ऑफ नंबर का पार्ट नहीं है। इसको क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था, ठीक है ना, इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में कि 2 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो कौन सा है, 12 है कि नहीं, 12। फिर क्या आएगा, 12 में 3 जोड़ दोगे आप तो आ जाएगा 15। ऐसे करते करते जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है वो है 99। तो आगे बढ़ के कहां तक चले जाएंगे, 99। तो यहां पर आपको साफ पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी है 12, है ना, d कितना है बच्चों 3 आ जा रहा है क्योंकि 3 ही आगे बढ़ता जा रहा है, डिविजिबल बाई 3 है तो 3 ही होगा, एंड an जो है वो कितना है 99 है। बस हमें क्या करना है कि हमें यही निकालना है कि कितने ऐसे टर्म होंगे, कितने ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट वाले जो कि डिविजिबल है 3 से। तो हमने मान लिया कि n नंबर है ऐसे, तो an बराबर तो हमें दे ही रखा है 99। यहां से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए n बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 99। a की वैल्यू आप पुट करेंगे 12 है, प्लस n हमें तो पता नहीं वही निकालना है, और d की वैल्यू 3 इक्वल टू 99, ठीक है। यहां से बच्चों n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 12 को उधर ले जाइए तो 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 87 हो गया। अब यहां पर n माइनस 1 और 3 इधर डिवाइड होगा तो 87 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 29, ठीक है, करके देखिए 29। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 उधर ले जाइएगा, प्लस हो जाएगा 29 में 1, n इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ऐसे 30 नंबर हैं 2 डिजिट वाले जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है, ठीक है। जो बच्चे जैसे CUET का एग्जाम दे रहे हैं, CUET का एग्जाम, तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या दे रखा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल में दे रखा है कि लास्ट टर्म से हमें क्या करना है, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म आना है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एक दे रखा है, ठीक है। तो यहां से पीछे की तरफ, है ना, 11th टर्म कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बड़ा ही चालाकी से क्या करेंगे, जब यहीं से स्टार्ट करना है तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -62 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट
दूसरा वाला टर्म क्या होगा, तो देखिए यहां पर 3 घट रहा है, तो यहां से जो इसके पहले क्या हुआ होगा, -59 हुआ होगा। क्या, अगर इसको A1 मान लिया है तो इसको क्या हो जाएगा, -59 हुआ होगा। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए 3 घट रहा है, ठीक है ना, 3 घट रहा है, तो -59 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -62 आ जाएगा। तो इसके जस्ट -59 ही रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहां पर हम कितना यहां पर माइनस कर रहे थे, 3 कर रहे थे। अब यहां पर चूंकि हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पे डी क्या हो जाएगा, इसका साइन पलट जाएगा। देखिए कैसे पलटेगा, A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे तो -59 माइनस क्या हो जाएगा, 59 और -62 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए -59 और माइनस +62 हो जाएगा, तो यहां से 3 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। यहां से आप निकाल रहे थे आगे से तो क्या था, -3 कॉमन डिफरेंस आ रहा था, लेकिन जब हमने पीछे से स्टार्ट किया है, लास्ट से स्टार्ट किया है, तो इसका साइन पलट गया। ये आप रिमेंबर रखिएगा, इसको याद रखिएगा, तो आपको एग्जाम में जल्दी से डी निकालने में काम आएगा। यहां से डी निकालिएगा, माइनस आएगा, इसका साइन जस्ट पलट दीजिएगा, ऑपोजिट कर दीजिएगा। जो भी साइन आए यहां से, जब लास्ट से कर रहे हैं तो साइन उसका ऑपोजिट ले लीजिएगा। यहां पर हमने देखा कि -3 आ रहा है, तो लास्ट टर्म से हम क्या लेंगे, +3 ले लेंगे कॉमन डिफरेंस, और बाकी सारी चीजें अब सेम होने वाली है। तो हमें क्या बोला है, 11 टर्म निकालना है, तो 11 टर्म क्या होगा, A11 इक्वल टू A प्लस 10D। अब A हमने क्या लिया यहाँ पे, -62 प्लस 10 इंटू डी कितना, 3, तो क्या हो जाएगा, -62 प्लस 30, यहां से बच्चों आ जाएगा -32 आ जाएगा। ये हमारा हो गया 11 टर्म। तो 11 टर्म फ्रॉम दी लास्ट क्या हो जाएगा, -32। इसका एक और तरीका करने का है, आप उसको खुद से ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंदी है। आप इस तरीके से करेंगे, जल्दी से एग्जाम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार क्या है, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना रुपीज इन्वेस्ट किया गया, 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और आपको बताना है कि क्या वो एपी में है। अगर वो एपी में है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो 30 साल के बाद क्या इंटरेस्ट मिलेगा, एट द एंड ऑफ 30 साल खत्म होने के बाद क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, जहां पर P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि आपको यहां पर दे रखा है, प्रिंसिपल जो पैसा हम लगा रहे हैं, सम ऑफ मनी। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या होता है, टाइम, जितने टाइम के लिए ये पैसा लगाया गया है, अपॉन 100। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ईयर के लिए देखिए टाइम क्या हो जाएगा, 1 ईयर होगा, और P तो आपको दे ही रखा है 1000 इंटू R8 इंटू 1 अपॉन 100। यहां से 2 0 कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहना है, लेकिन ईयर कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन 100, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा A1 बन जा रहा है, ये हमारा A2 बन जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड ईयर का देखेंगे, तो थर्ड ईयर का देखिए क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है। ये 2 0 कट जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना होता है, 24, और इंटू 10 240, तो ये A3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये AP में है, ऑब्वियसली है। देखिए 80 में से 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में 80 जोड़ेंगे तो 160, 160 में फिर 80 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे AP में है ये, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 इज द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म इज 80, ठीक है, दोनों 80 है। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना था क्या, 30 ईयर के बाद, तो यानी A30 निकालना है हमें। A30 क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, ये कितना है, 80 प्लस 29 इंटू 80, आप करके देख लीजिए कितना आएगा, 80 प्लस
ये 72, 7 8 19 16, 16 और 7 16 और 7 23, ये हो गया। अब इनको जोड़िएगा तो 2400 आंसर आ जाएगा। तो 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2400 रुपया मात्र मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इसी तरह से आगे बढ़ता है, इसलिए कंपाउंडिंग किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बैंक वगैरह में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दे रखा है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। तो पहले रो में कितना दे रखा है? 23 गुलाब का फूल है। सेकेंड रो में कितना है? 21 ही है। थर्ड रो में कितना है? 19 है, और एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो देयर आर 5 रोज, बोला कि ऐसे करते करते कितने रोज हैं? 5 रोज हैं, ठीक है। 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, लास्ट रो में 5 ही फूल बचा हुआ है, ठीक है, गुलाब का फूल है। हाउ मेनी रोज आर देयर, तो इसने बोला कि कितने ऐसे रो हैं, रो का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आर देयर इन फ्लावर बेड, तो इस फ्लावर बेड में कितने ऐसे क्यारियां हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो देखिए कि पहले वाले में कितने फूल थे? 23 था। दूसरे वाले में कितना है? 21 है, फिर 19 है, और ऐसे करते करते लास्ट वाले में कितना आया है जी? 5 आया है। तो यहां से एक साफ चीज दिख रहा है कि a इक्वल टू हमारा 23 है, और d इक्वल टू कितना आ रहा है? 21 माइनस 23 करेंगे तो -2 आ रहा है। और यहां पर भी देखिए -2, यानी कि ये एपी में है, ठीक है ना, ऑलरेडी ये एपी में है। अब देखिए 21 में से अगर 2 जाता है तो 19 बचता है, 23 में से 2 जाता है तो 21 बचता है। तो कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी d इक्वल टू -2 आ चुका है यहाँ। अच्छा, लास्ट टर्म कितना है? an इक्वल टू 5, an इक्वल टू 5 है। अब यहां से देखिए हमें क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है। मान लेते हैं कि n रोज है, तो nth रो में क्या होगा? ये an इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि लास्ट रो में तो उतना ही है, 5 फुल है। a की वैल्यू कितनी है? 23 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? -2 इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे जी कि n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 23 को उधर भेजिए। तो 23 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 23 हो जाएगा, -18 आ जाएगा। अब ये 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। n माइनस 1 इक्वल टू 9, सो n इक्वल टू 10, -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज थे? क्यारियां कितनी थी? वो 10 था। तो ये पूरा एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है 5.2 से पहले वो हमने कर लिया। अब आप क्या कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है कि 5.2 को स्टार्ट कीजिए और एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके हर एक क्वेश्चंस को करवा देंगे, ठीक है।